देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। यस मैम। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। लास्ट क्लास में जो लास्ट मेथड हम लोग पढ़े थे वो था सिंकिंग फंड मेथड, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, है ना? हेलो। यस हेलो। मैम। और मैंने एक होमवर्क भी दिया था सबको। हाँ मैम। सिंकिंग फंड के ऊपर मैंने एक होमवर्क दिया था, एक पेज का एक पीडीएफ बना के दिया था होमवर्क का। एक ही क्वेश्चन था उसमें। किया तुम लोगों ने? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। सबको भेजे थे कि नहीं ये तो बताओ। सबके पास होमवर्क गया था कि नहीं ये तो बताओ, कियो नहीं कियो वो तो बात का बात है। मैम नहीं मिला था। नहीं मिला था। नहीं मैम। तो मैंने भेजा नहीं क्या? अच्छा कोई बात नहीं। मैंने सिंकिंग फंड का एक सम्स भेजा था, मुझे जितना याद है। कुछ भी नहीं भेजा था मैंने। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो, मशीन आवर मेथड, ठीक है? तो ये है टाइम, मतलब मशीन कितना टाइम चलेगा। मशीन मतलब हो गया हमारा फिक्स्ड एसेट, ठीक है? तो हम लोग को क्या करना है, फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन निकालना है, लेकिन ये हम लोग किस बेसिस पे निकालेंगे? आवरली बेसिस पे। आवरली क्यों? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट, मतलब कुछ मशीन्स या फिर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ऐसा होता है कि जिसका आवर जो है ना, वो मतलब जिसका जो लाइफ टाइम में वो आवरली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। जैसे जेरोक्स मशीन होने पे ना ये होता है, या फिर प्रिंटर लोग है ना, तो उसका कैपेसिटी किस तरह से देखा जाता है, कितना मतलब कितना पेजेस वो प्रिंट कर सकता है अपने लाइफ टाइम में। तो उसका ईयर से ज्यादा इस तरह से बताता है कि कैपेसिटी है 50 लाख पेजेस, इस तरह से। वैसे मशीन का ऐसा हो सकता है कि इतना घंटा, मतलब मान लो 2 लाख आवर्स ये चलेगा। आवर बेसिस पे इसका हम लोग लाइफ जो है ये कैलकुलेट करते हैं, रेदर देन ईयरली बेसिस पे, ठीक है? तो जो मशीन्स वगैरह का हम लोग इस तरह से लाइफ टाइम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम लोग डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज करेंगे? मशीन आवर मेथड। अब देखो क्या बोला है, where it is practicable to keep a record of the actual running hours of each machine। तो ये देखो, ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है? को जो जिसके पास मशीन होता है ना, वो अपना रनिंग आवर जो है, जितना टाइम मशीन चला रहा है उसका एक रिकॉर्ड रखता है कि मेरा मशीन डे, मतलब हर दिन 8 घंटा चलता है, 7 घंटा चलता है, 2 घंटा, 1 घंटा, जो भी हो। वो अपना क्या करता है, एक रिकॉर्ड कर लेता है कि एक्चुअली रनिंग आवर्स क्या है मशीन का। तो डेप्रिसिएशन इस तरह के चीज पे, इस तरह के मशीन्स पे किस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करे जिसमें रनिंग आवर जो है वो मेन है। तो डेप्रिसिएशन में बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। इस सारे केस में जहां पर रनिंग आवर्स ही मेन क्राइटेरिया है मशीन का, वहां पर डेप्रिसिएशन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या करेंगे? रनिंग आवर, ठीक है? दैट द कंसर्न मशीन वर्क, जो मशीन हम लोग काम पे ले रहे हैं उसके लिए जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा? आवर्स। द मशीन आवर रेट, मशीन का जो आवर रेट है ऑफ द डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन तो एक रेट बेसिस पे होता है ना, जैसे तुम लोग एसएलएम करते हो तो 10% पर एनम, तो वैसे ही मशीन आवर रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन किस
तरह से अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द रनिंग आवर ऑफ द मशीन। इसीलिए बोला है कि मशीन आवर रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन जिस रेट पे कैलकुलेट करेंगे वो मशीन के रनिंग आवर के ऊपर होगा। अब किस तरह से कैलकुलेट होगा, इज कैलकुलेटेड आफ्टर एस्टिमेटिंग द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट मशीन वुड वर्क ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ। मतलब होल जो लाइफ है इसे हम लोग 10 years या फिर 12 years फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना बोल के हम लोग इसका होल लाइफ कैलकुलेट करेंगे। जैसे 10,000, सपोज 10,000 आवर्स, ठीक है, 10,000 आवर्स, ये बहुत ही कम हो गया, 10 लाख कर देते हैं, 10 लाख आवर्स। मतलब ये एक मशीन जो है वो पूरे अपने लाइफ टाइम में 10 लाख आवर्स अगर चलेगी तो ये इसके बाद खराब हो जाएगी। मतलब अगर मान लो इस मशीन को हम लोग हर रोज अगर 10 लाख, तो ये 10 लाख हो गया, 10 लाख। अगर हम लोग डे हर रोज इसे 10 आवर्स चला रहे हैं, पर डे 10 आवर्स बेसिस पे अगर हम लोग चला रहे हैं, तो ये मशीन हम लोग को हर साल मतलब कितना करके डेप्रिसिएशन होगा देखो। मतलब 10 लाख आवर्स अगर इसका टोटल है, टोटल 10 लाख आवर्स अगर इसका लाइफ टाइम है, और पर डे अगर हम लोग 10 आवर्स कर रहे हैं, तो पर डे 10 आवर्स, तो एक साल में 365 आवर्स हो रहा है। तो 365 मतलब कितना हो जाएगा, 3650, और ये हो गया 10 लाख। तो ये हम बताना चाह रहे हैं टोटल 10 लाख हम लोग के पास है, और हम लोग एक साल में अगर 3650 आवर्स इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो और कितना बाकी रहेगा, इस तरह से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 लाख आवर्स अगर हम लोगों का इसका पूरा लाइफ टाइम है, और अब अगर हम लोग एक दिन में 10 आवर्स चला रहे हैं तो 365 डेज होता है पर ईयर में। तो एक साल में अगर 3650 अगर हम लोग यूज करेंगे तो कितना यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि हाउएवर इट मे हैव टू बी वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये समय के साथ साथ चेंज भी हो सकता है। क्यों, ऑन ए कंसिडरेशन ऑफ द चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशन। अगर मान लो इकोनॉमिक या फिर टेक्नोलॉजिकल कंडीशन जो है ये अगर चेंज हो जाता है तो डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। To ensure that the amount provided for depreciation corresponds to that considered appropriate in the changed circumstances, it would be observed that the method is only a slightly variation of the straight line। जैसे तुम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड किए थे उसका ही वेरिएशन है ये वाला मेथड। बेसिकली स्ट्रेट लाइन मेथड को इस मेथड के साथ कंबाइन किया गया है। ये देखो यहाँ पर बोलेगा it would it would be observed that the method is only a straight line variation of the straight line method under which depreciation is calculated per year। Under this method it is calculated for each hour of the machine works। इसमें हम लोग each hour निकालते हैं। अब ये सब कहाँ यूज होता है, ये देखो शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है कि जो सब मशीन का शिफ्ट 2 से ज्यादा होता है, मतलब एक बार मतलब पूरे दिन में 2 शिफ्ट या फिर 3 शिफ्ट होता है, उसमें इस तरह का जो है ये मेथड यूज करना पड़ता है, और इसमें हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग अगर मशीन का जो यूज है वो 2 शिफ्ट या फिर 3 शिफ्ट में है। अब एग्जाम्पल देखो तो समझ जाओगे कि किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ देखो एग्जाम्पल क्या दिया, यहाँ पर बता रहा है कि मशीन इज परचेस्ड, ये देखो बोल रहा है मशीन इज परचेस्ड फॉर 30 लाख। तो कॉस्ट कितना है मशीन का, कॉस्ट है 30 लाख। हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग 24 आवर्स। ये जो टोटल वर्किंग है, टोटल वर्किंग मतलब यही इसका लाइफ टाइम है, इससे ज्यादा ये नहीं चल सकता। ये जो मशीन है ये टोटल 24,000 आवर्स ही चलेगा, उसके बाद इसका कैपेसिटी नहीं रहेगा। द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू 2 लाख। जो स्क्रैप है मतलब जब ये 24,000 आवर्स चला लेंगे और जब इसका मतलब जो लाइफ टाइम है वो खत्म हो जाएगा, तो ये कितने में बिक सकता है, 2 लाख में ये सेल हो सकता है। and anticipated करते जाएंगे वैसे इसका क्या होगा, इसका मतलब हालत जो है पहले से मतलब ये बूढ़ा हो जाएगा, सीधा सा बात है, ये ओल्ड जैसे ही होगा मशीन। इसका जो है ये टाइम जो है जितना टाइम ये काम करता है इसका काम करने का टाइम वो कम हो जाएगा, काम करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा।
तो पहले साल देखो कितना टाइम ये काम कर सकता है, 3000 आवर्स पर ईयर, जबकि 4 to 6 मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स 2600 आवर्स पर ईयर, और 7 8 10 1800 पर ईयर। ये नॉर्मल सा बात है, जैसे इंसान का जैसे जैसे एज होता है उसका काम करने का कैपेसिटी कम कम हो जाता है, ठीक है। वैसे ही मशीन भी जैसे इसका ये ओल्ड होते जाएगा, इसका देखो काम करने का कैपेसिटी कम हो जाएगा। पहले 3000 पर ईयर काम कर रहा था, 2600, अब 1800 पर ईयर। इस तरह से ये एस्टिमेट किया गया है, एंटिसिपेटेड है। अब इस पे बोला है डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन, ये देखो क्या बोला है, डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आवर रेट मेथड। मशीन आवर रेट मेथड पे तुम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैंने बताया ये मेथड जो है ये एसएलएम मेथड का ही एक एक्सटेंशन पार्ट है, मतलब इसमें मेथड जो अप्लाई किया गया है उसमें एसएलएम को लिया गया है। तो एसएलएम में क्या होता है, एसएलएम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस क्या करते हैं, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय करते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत यही वाला तरीका यूज किया जाएगा, बल्कि ऐसा ही यूज करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट है 30 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना है, स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वहां पर ईयर में रहता है, जबकि यहाँ पर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितने में है, आवर्स में है। तो 24,000 आवर्स। तो ये निकालेंगे तो इसमें हम लोग को क्या मिलेगा, इसमें ये मिलता है, ये 30 लाख से अगर हम लोग 2 लाख माइनस कर देते हैं तो टोटल डेप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि जो मशीन 30 लाख में खरीदे हैं उसे जब सेल करने जाएंगे तो इसका 2 लाख मिलेगा। क्यों, क्योंकि बाकी हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया है। तो 30 लाख से 2 लाख अगर माइनस करेंगे तो 18 लाख, यानी 18 लाख हम लोग को इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये एज्यूम कर रहे हैं कि 18 लाख जो है इतना हम लोगों ने यूज कर लिया है। और इतना जो यूज किया है 18 लाख रुपीज का जो मशीन यूज किया है, और आवर बेसिस पे बोलेंगे तो कितने आवर्स का मशीन यूज कर लिया है, 24,000। तो तुम लोग 18 लाख डिवाइडेड बाई 24,000 करो, कितना होता है देखो। कितना हो रहा है, हेलो। 90,000 मैम मैम। 75 75, 75 हाँ 75 हो रहा है। अच्छा, अब देखो वही यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर लिखने का पैटर्न देखो किस तरह से लिखा है, 30 लाख, ठीक है। 30 लाख माइनस 2 लाख, मैंने यहाँ भी किया। अच्छा 30 - 2 18 तो नहीं होता है, ये शायद मैंने गलत बोल दिया, एक बार देखो तो कितना होता है, 28 होता है ना, सॉरी सॉरी, कितना होता है, 30 लाख - 2 लाख कितना होता है, 28 लाख होता है ना। तो तुम लोग बताओ हाँ मुझे। हाँ तो ध्यान दो, मैंने गलत लिखा है तो ध्यान दो, 28 लाख। अब 28 लाख डिवाइडेड बाई 24,000, अब सही बताओ, एक पॉइंट पॉइंट आ रहा है, 116। 1166 हाँ हाँ, इस तरह से अप्रोक्स आ रहा है। इस चीज का मतलब समझो, इस चीज का मतलब है कि हम लोगों ने 28 लाख रुपीज का मशीन यूज कर लिया और उसे कितना टाइम चला लिया, 24,000 आवर्स चला लिया। तो 20, ये क्या हो गया, 24,000 आवर्स में अगर 28 लाख कंज्यूम हो जाता है तो 1 आवर में कितना कंज्यूम होगा, 28 लाख डिवाइडेड बाई 24,000, इतना इतना रुपीस का मशीन कंज्यूम होगा। मतलब 1 आवर मशीन चलाने से मशीन कितने रुपए का खर्च हो जाता है, 116.666। इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब हम लोग फर्स्ट ईयर में मशीन को कितना चला रहे हैं, 1 घंटे में 3000 पर आवर। तो फिर अगर 1 घंटे में 1 घंटे में बोल रहे, सॉरी, एक फर्स्ट ईयर भी 3000 पर ईयर चलाएंगे, पर आवर नहीं, पर ईयर। एक साल में 1 ईयर में हम लोग कितना टाइम चला रहे हैं, 3000 आवर चला रहे हैं। तो 1 घंटे के लिए अगर इतना है तो 3000 के लिए कितना होगा, 3000। तो ये 28 लाख डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 3000। यूनिटरी मेथड करेंगे तो नॉर्मल ये हो गया ना। अब जो भी तुम लोग के कैलकुलेटर में पॉइंट पॉइंट आया था, इंटू 3000 कर लो, देखो 349999 इस तरह से आ जाएगा। ऐसा आ रहा है, 349999। तो ये हाँ ये कितना हो जाएगा, 3,50,000। ये कितना हो जाएगा, 3,50,000। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला
रटने का कोई जरूरत नहीं, कंसेप्ट यही है कि हम लोगों ने 30 लाख का मशीन खरीदा था, जो कि एट द एंड ऑफ द लाइफ टाइम हम लोग को इससे 2 लाख रिकवरी होगा, यानी 28 लाख हम लोगों ने यूज कर लिया इन द टर्म ऑफ रुपीज, और आवरली बेसिस पे कितना यूज कर लिया, 24,000 आवर्स। तो डिवाइड करने पे क्या होता है, 1 घंटे का खर्च निकलता है, मैंने समझा दिया। 24,000 आवर्स यूज करने पे 28 लाख का कंजम्पशन हो गया मशीन। तो 1 आवर यूज करने पे 28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000, और 3,000 पर आवर यूज करने पे 3,000 इंटू करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर बता दिया है, देखो एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आवर रेट मेथड। तो मशीन आवर रेट मेथड एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से कुछ अलग नहीं, स्ट्रेट लाइन में भी तो हम लोग यही करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, यूजफुल लाइफ। लेकिन यहाँ पर और क्या इंटू करना पड़ेगा, हर साल का डेटा। वो क्यों, वो भी हम बता दिए यहाँ पर किस तरह से। और स्ट्रेट लाइन में भी होता है, लेकिन जब तुम लोग नॉर्मल वर्किंग में इसे कैलकुलेट करते हो तब तुम लोग को नहीं पता होता है, जब तुम लोग इसे अकाउंट में डालते हो तो उसी तरह से हर साल का क्या होता है, एक्यूमुलेट होते जाता है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक एक साल का करते हैं। यहाँ पर 1 से 3 साल का एक साथ दिया है, इसलिए 3,000 इंटू करके बता दिया। और यहाँ पर अकाउंट ओपन करने भी नहीं बोला था, सिर्फ बोला है कैलकुलेट करो, तो इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो ये देखो इस तरह से होगा, तो तुम लोग इसे एक बार देख लो, चाहो तो कॉपी में फटाफट नोट डाउन भी कर सकते हो। फिर देखो 4 to 6 आवर्स पर ईयर, उसमें भी सेम करेंगे। 30 लाख माइनस 2 लाख, इससे क्या मिल जाएगा, 30 लाख माइनस 2 लाख से हम लोग को ये मिल जाएगा कि कितने का कंजम्पशन हुआ है, कितने आवर यूज करने पे डिवाइडेड बाय 24,000। बस लिखने का ये जो है इन लोगों ने इस तरह से लिखा है, दिस वन डिवाइड दिस वन इनटू, ये एक ही बात है। अब इसके नीचे 24,000 लिख के इंटू 3,000 लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो किस तरह से प्रेजेंटेशन किया है, यहाँ ईयर लिखा है, यहाँ एनुअल डेप्रिसिएशन लिख दिया है। तो ये देखो एनुअल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर हो गया 3,50,000, जो नेक्स्ट है उसमें 2,600 इंटू कर दिया, बाकी सारा सेम है, बाकी सारा तो सेम ही रहेगा ना। यूनिटरी मेथड से तो मैंने समझा ही दिया कि बाकी सारा सेम ही रहेगा। ये देखो, ये ध्यान दो, ये सेम है, ये सब में सेम रहेगा, ये किसी में अलग नहीं होगा। ये इससे हम लोग को मिलता है पर आवरली बेसिस पे कितने रुपए का मशीन कंजम्पशन हो रहा है, जो कि आया था 116.666 ऐसा कुछ। अब इंटू जितने आवर्स का हम लोगों को कैलकुलेट करना है, इंटू कर दिया हम लोगों ने, तो सबका अलग अलग जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो कौन सा बोला है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, जो मैंने जेरोक्स का एग्जांपल दिया था। जेरोक्स मशीन खरीदने जाओगे या प्रिंटर खरीदोगे तो वहां पर ना यूनिट के बेसिस पे इतना पेज हो सकता है, इतना पेज आप इससे निकाल सकते हो। उसी तरह से देखो अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट इज डिटरमाइंड। इसमें डेप्रिसिएशन किस तरह से डिटरमाइंड होगा, बाय कंपेयरिंग द एनुअल प्रोडक्शन विद द एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन। मतलब एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन मतलब एक मशीन, मतलब जब तक वो सही हालत में रहेगा, मतलब सही सही प्रोडक्शन कर पाएगा, उसका कैपेसिटी जो है उसे हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि ये इतना दिन चलेगा। तो यहाँ पर दिन से नहीं, यहाँ पर क्या होगा यूनिट से, कि ये मशीन जो है 10,000 यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। तो ये टोटल प्रोडक्शन को हम लोग इस तरह से एस्टिमेट करेंगे, जैसे इसके आगे वाले केस पे टाइम से कैलकुलेट कर रहे थे आवरली बेसिस पे, और इसको कंपेयर करना पड़ेगा हर साल के प्रोडक्शन के साथ। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड बाय द यूज ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यहाँ पर एक मेथड बता दिया है, डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इन लोग का फॉर्मूला रहने तो हम लोग अपने हिसाब से समझेंगे। द मेथड इज एप्लीकेबल टू मशीन्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन, मतलब एक ही तरह से जो मशीन प्रोडक्शन देते जाएगा उसके लिए हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अब ये फॉर्मूला को छोड़ो, हम लोग यहाँ पर समझते हैं किस तरह से होगा। यहाँ जो एग्जाम्पल है देखो क्या बोल रहे हैं, ए मशीन इज परचेज फॉर 20 लाख, यानी ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो गया 20 लाख। इट इज एस्टिमेटेड, इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, अच्छा यहाँ पर जो लाइफ है वो 10 ईयर्स दिया है, लाइफ जो है यहाँ पर 10 ईयर्स दिया है, और विथ ए रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 2 लाख, रेसिडुअल वैल्यू दिया है। रेसिडुअल वैल्यू मतलब जो मशीन जब हम लोग सेल करना चाहेंगे या फिर डिस्कार्ड मतलब बेच देना चाह रहे हैं, तब जो वैल्यू मिलता है उसे रेसिडुअल या फिर स्क्रैप
बोला जाता है। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, ये देखो इसका लाइफ जो है 10 साल, और 10 साल में ये कितना लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, 1.5 लाख। 10 साल में 1.5 लाख, क्योंकि हम लोग यूनिट में जो मेथड है उसमें कर रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड में, तो हम लोग को जो लाइफ है वो ये लेना चाहिए, 1.5 लाख लेना चाहिए 10 ईयर। ये हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है, 1.5 लाख के बेसिस पे ही करेंगे। क्यों करेंगे, नहीं तो यूनिटरी मेथड में देखो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अभी दिखा रहे हैं एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का पैटर्न क्या है, देखो पहला 3 साल 20,000 यूनिट्स पर ईयर करके होगा, मतलब 20,000 फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर 20,000, फिर थर्ड ईयर 20,000, फिर फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो गया, 15 15 15, फिर 8 9 10 10 10 10 करके, इस तरह से 1 to 10। ये देखो 10 साल के लिए दिया हुआ है, 1 to 10 ईयर्स के लिए ऐसा होगा। अब बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो फॉर्मूला तो होता ही है, लेकिन हम लोग अपने तरह से एक बार समझ लेते हैं। 20 लाख में से हम लोग कितना में से सेल कर सकते हैं, 2 लाख। तो 20 लाख माइनस 2 लाख करो तो कितना मिलेगा, देखो अब 18 लाख होगा, उसमें भी मैंने 18 लाख लिख दिया था, तो ये हो गया 18 लाख। यानी 18 लाख का हम लोगों ने कंजम्पशन कर लिया, ठीक है। ये रुपीज में है, ये रुपीज 18 लाख हम लोग को नहीं मिलेगा, यानी ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन, ये हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ ये कितना लाख यूनिट के वजह से हुआ, 1.5 लाख। मतलब यूनिटरी मेथड में बोलेंगे तो 1.5 लाख प्रोडक्शन करने पे रुपीज 18 लाख का जो है वो मशीन हम लोग यूज कर लेते हैं। तो 1 लाख प्रोडक्शन करते हैं तो कितने रुपए का मशीन यूज हो जाता है, डिवाइडेड बाय 1.5 लाख। और फर्स्ट क्या है, 20,000 यूनिट पर ईयर। तो अगर हम लोग 20,000 यूनिट यूज करेंगे तो क्या होगा, तो 20,000 यूनिट के लिए यहाँ 20,000 लिख देते हैं। 20,000 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, रुपीज 18 लाख इंटू 20 के मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 1.5 लाख। अब कैलकुलेट करो, 18 लाख तुम लोग कैलकुलेटर में लाख लिख लो, इंटू 20,000 के मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख को फिर तुम लोग को लाख में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 1.5 लाख मतलब कितना हो जाएगा, इस तरह से ट्रांसफर कर लो, 1.5 इंटू 1 लाख। जब लाख में दिया होता है इस तरह से ट्रांसफर करना पड़ता है। तो वो 1,50,000, तो कितना हो जाएगा 1,50,000, ये हो गया 2,40,000। तो देखो 2,40,000 कैलकुलेट करके आ रहा है तुम लोग का, 2,40,000। अब देखो इन लोगों ने जैसे किया है, मैंने तो अपने हिसाब से समझा है, विदाउट एनी फॉर्मूला मैंने समझा है 2,40,000 किस तरह से आ रहा है। अब वही जो है ऊपर फॉर्मूला वही बता के रखा था, यहाँ पर देखो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। तो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड कितना था, 20,000 यूनिट, मैंने ऊपर 20,000 इंटू किया था। नीचे क्या है, एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन। तो एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन कितना है, 1.5 लाख, फॉर्मूला टैली हो गया। और डेप्रिशिएबल अमाउंट, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे आएगा, 20 लाख माइनस 2 लाख करेंगे तभी आएगा ना डेप्रिसिएबल। पूरा 20 लाख तो डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है, तभी तो स्क्रैप के बदले हम लोग को 2 लाख मिल रहा है, यानी 2 लाख का अभी भी मशीन जिंदा है, और 18 लाख का हम लोगों ने उसे पूरा यूज कर लिया। और इसका अभी जो कंडीशन है वो सेलेबल है 2 लाख में, मतलब इसका जो वैल्यू है अभी भी 2 लाख तक रह रहा है। तो फिर डेप्रिशिएबल वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 लाख। देखो वहां पर जो फॉर्मूला बताया था हम लोगों ने उसी को यूज किया। तो ये डेप्रिशिएबल अमाउंट इंटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या किया, तो उस वही कर दिया सेम जैसे वहां पर किया था। आवर और इसमें कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ नाम है अलग। ये देखो ये हो गया क्या, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट, ये है डेप्रिशिएबल अमाउंट, और ये जो है ये है लाइफ, क्योंकि यूनिट मेथड है तो यूनिट लेंगे। और ये है फर्स्ट 3 ईयर में पर ईयर वाला यूनिट प्रोडक्शन, पर ईयर वाला यूनिट प्रोडक्शन। अब उस बेसिस पे इस तरह से आ गया 2,40,000, 1,80,000 और 1,20,000। तो समझ में आया? दोनों मेथड बिल्कुल सेम था, सिर्फ वो यूनिट बेसिस पे है ये, और वो जो था आवरली बेसिस पे था। तो समझ में आया तुम लोगों को? यस मैम। अच्छा अच्छा, अब डिप्लेशन मेथड, मुझे एक चीज बता दो, डिप्लेशन कब होता है? मैंने एकदम जब
फर्स्ट दिन डेप्रिसिएशन करवाया था तभी बताया था डिप्लेशन किस चीज का होता है। डेप्रिसिएशन मैंने 3 टर्म बताए थे, अगर तुम लोग को याद है तो। डेप्रिसिएशन जो चैप्टर का नाम ही होता है, डिप्लेशन, और एक बताया था एमोटाइजेशन। मुझे थोड़ा बता दो इन तीनों में फर्क क्या है, मैंने ये बताया था। ये सब पता होना चाहिए, प्लस एग्जाम में भी आता है, और सबसे बड़ा बात है पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन कौन सी चीज पे होता है, हम ये एक चीज याद दिला देते हैं तुम लोग को, ये तीनों ही डेप्रिसिएशन है, बस नाम अलग अलग है, लेकिन कौन से नेचर ऑफ एसेट में कौन सा लगेगा। जैसे अभी मशीन आवर की है या फिर तुम लोगों ने प्रोडक्शन आवर किया, दोनों ही स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ ऑफ द एसेट, वैसे ही है, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा अलग, मतलब प्रेजेंटेशन जो है वो अलग है। तो इसमें बताओ डेप्रिसिएशन किसका होता है, डिप्लेशन किसका होता है, एमोटाइजेशन किसका होता है, बताओ। किसी को भी याद नहीं है? कॉपी में नोट किया हुआ है तो देख लो। कम से कम देख के ही बताओ, तो मुझे लगेगा नोट तो करते हो तुम लोग। याद नहीं रहे तो नोट क्या करो जो इम्पोर्टेंट लगता है, या फिर कुछ नया सुनते हो तो नोट किया करो तो याद रहेगा। खैर जो भी हो, डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड एसेट पे, ठीक है। तो ऑल फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन जो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है जैसे कि गुडविल, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे जो चार्ज किया जाता है उसका वैल्यू जब कम होता है उसे हम लोग बोलते हैं एमोटाइजेशन। और डिप्लेशन मतलब होता है जो भी नेचुरल रिसोर्सेस होता है, जैसे कि कोयला, तेल, ठीक है, ये सब जब हम लोग निकाल लेते हैं, कोयला तेल जब हम लोग एक्सकर्शन करते हैं तो वो वैल्यू भी कम हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर जगह पे कोयला मिलता है, ऐसा नहीं कि हर जगह मिल जाएगा, पर्टिकुलर जगह पे ही कोयला मिलता है। जैसे रानीगंज होता है, आसनसोल होता है, ये सब जगह पे कोयला मिलता है, तो पर्टिकुलर जो जगह होता है वहां पर कोयला मिलता है, तो वहां पर कोयला जब हम लोग निकालते हैं तो कोयला जल्दी जल्दी फॉर्मेशन नहीं होता है, या फिर तेल जो होता है वो नेचुरल रिसोर्स जो है वो इतना जल्दी फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे हम लोग वहां से तेल कोयला निकालना स्टार्ट करते हैं तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोयला निकाल लिए तो फिर से कोयला बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसका वैल्यू भी कम हो जाता है। जब ये सब नेचुरल रिसोर्सेज पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो उसे डिप्लेशन बोलते हैं। ये बताया था मैंने, याद आया? देखो Yes, ma'am. अब देखो क्या है। दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ, ये देखो दे दिया, माइन क्वेरीज एटसेट्रा कंटेनिंग ओनली ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। उसमें कोई मतलब एक खदान में एक सर्टेन क्वांटिटी रहता है कि इतना किलो टन, इतना लाख टन ही कोयला मिलेगा, ठीक है, और मतलब एक एस्टिमेट कर लिया जाता है। द डेप्रिसिएशन रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ द एसेट बाय द एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइकली टू बी अवेलेबल। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट मतलब वो जो खदान होता है उसे खरीदना पड़ता है या फिर लीज में लेना पड़ता है, तो उसका एक कॉस्ट हो जाता है, वही हो जाएगा उस एसेट का कॉस्ट, ठीक है। बाय एसेंशियल क्वांटिटी ऑफ द एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट लाइकली टू बी अवेलेबल। अब ये जो खदान है इसको मैंने खरीद लिया, इसका एक कॉस्ट होगा, और इसमें मैंने इंजीनियर लगा के पूछ लिया कि भाई इसमें कितना कोयला मिल सकता है, ये माइन इंजीनियर लोग ही बता सकते हैं, ठीक है, और कोई नहीं बता सकता है। तो वो लोग देख के एस्टिमेट करके उन लोग का जो भी कैलकुलेशन वगैरह होता है उससे बता देगा कि कोल आपको इससे इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही तो होता है एसएलएम में, क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। उसके जगह अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर यूनिट बेसिस पे होगा, जैसे ये भी यूनिट बेसिस पे 1 लाख मीट्रिक टन कोयला मिलेगा, तो फिर डिवाइडेड बाय 1 लाख मीट्रिक टन कर देंगे। और बोल रहा है कि एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड बाय द रेट पर यूनिट। यहाँ पर रेट पर यूनिट हम लोग यूज करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से रेट पर यूनिट देता है, और यहाँ पर अगर कुछ स्क्रैप रहेगा तो हम लोग स्क्रैप को लेस करेंगे, लेकिन ये सब खदान उदान स्क्रैप में कभी नहीं बिकेगा, ठीक है। तो नॉर्मली स्क्रैप नहीं होना चाहिए, स्क्रैप कभी नहीं आएगा इसमें। ये जो माइन वगैरह होता है इसका कोई स्क्रैप वैल्यू उस तरह से नहीं होगा, माइन में कुछ रहेगा तभी कोई खरीदेगा। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, मेसर सूर्या टुक लीज, मैंने बोला ना लीज में ही लिया जाता है या तुम खरीद सकते हो, खरीदना
जो है वो तो पॉसिबल नहीं होता है, नॉर्मली लीज में ही देता है, सरकार के हाथ में रहता है ये सब, तो लीज में मिलता है। लीज ऑफ ए क्वेरी ऑन 1/1/2013, 1/1/2013 में एक जन ने लीज में लिया है, कितना लीज का वैल्यू है, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ रुपए, तो ये उसका लीज का कॉस्ट हो गया, ठीक है, लीज का कॉस्ट हो गया। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट, ये देखो टेक्निकल, मैंने बोला ना माइन इंजीनियर लोग ही बता सकता है, तो टेक्निकल लोगों को बुलाया जाएगा जिन लोगों का नॉलेज है उसमें कि कितना क्वेरी मिल सकता है। एस्टिमेट दैट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल, कितना मिनरल मिलेगा, डिपॉजिट जो है वो है 2 लाख टन, तो टोटल यूनिट कितना मिल सकता है जो मिनरल्स के लिए इन लोगों ने ये लीज पे लिया है, तो ये 2 लाख टन है। तो ये एस्टिमेटेड हो गया। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लेशन मेथड। अब देखो ये डिप्लेशन दे देगा, तुम लोग सोचोगे ये है क्या डिप्लेशन, तो डिप्लेशन बस लैंग्वेज चेंज है। जब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसे डिप्लेशन बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, किस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक रूल्स होता है, ऐसा तो नहीं कोई चला गया अंदर, जो लोग मतलब काम करते हैं लेबर लोग, वो लोग निकालते ही जाएंगे, उन लोग का भी एक टाइम मतलब रेस्ट्रिक्शन रहता है, इतने से इतने आवर काम करेंगे, इस तरह से निकालेंगे। तो देखो फर्स्ट ईयर में 2000 टन निकाला है, 2014 में 10,000 टन और 2015 में 15,000 टन, इस तरह से पर ईयर का जो है ये यूज हुआ है, इतना इतना टन निकाल लिया गया है। अब हम लोग को बोलेगा कि तुम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, देख लेते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। सो क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, अच्छा यहाँ अकाउंट कैलकुलेट करने बोल दिया है, तो पहले हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, फिर उसको अकाउंट फॉर्मेट में डाल देंगे, जिस तरह से डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग अकाउंट बनाते। तो पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो किस तरह से होगा, ये देखो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 लाख टन, ये है ₹1 करोड़। अगर हम लोग 1 करोड़ देते हैं तो हम लोग को 2 लाख टन मिलेगा, तो 2 लाख टन अगर हम लोगों को मिनरल्स चाहिए तो कितना खर्चा करना पड़ेगा, 1 लाख, मतलब 2 लाख के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, 1 करोड़, सॉरी 1 लाख नहीं 1 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा। तो 2 लाख ये क्या है, ये है 2 लाख टन, तो 2 लाख ये लो मैंने टी लिखा है, LT मतलब लाख टन, तो 1 लाख टन अगर चाहिए तो कितना करना पड़ेगा खर्चा, 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 2, और अगर 2000 टन निकालना पड़ेगा तो कितना करोड़, मतलब जो पैसा हम लोगों ने लगाया है उससे कितना राइट ऑफ हो जाएगा, वही हम लोग का डिप्रिशिएशन है। 1 करोड़ तो हम लोगों ने पूरा लगा दिया ताकि हम लोग को 2 लाख में जो टन मिनरल्स है वो मिल जाए, तो 2 लाख टन तो एकदम मतलब इसका लाइफ टाइम है, इतना ही इसमें से मिलेगा। और फर्स्ट ईयर अगर हम लोगों ने 2000 टन निकाल लिया है तो कितने पैसे का निकाल लिया है, तो इसमें क्या करेंगे इंटू 2000 कर देंगे, तो इसमें देखो क्या होगा, 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 2000, 1 करोड़, तुम लोग भी कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके मुझे बताओ, 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 लाख इनटू 2000 कितना हो रहा है बताओ। मैम 1 लाख। 1 लाख, तो कितना डेप्रिसिएशन हुआ फर्स्ट ईयर में, 1 लाख, क्योंकि हम लोगों ने 1 लाख रुपीस का खर्चा कर दिया है, 1 लाख रुपीस हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ेगा अगर हम लोगों ने 2000 टन जो है मिनरल्स वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब एंट्री क्या होगा, सबसे पहले जब हम लोग लीज खरीदेंगे, लीज खरीदने का एंट्री क्या होता है, कोई भी एसेट खरीदने का एंट्री क्या होगा बताओ। अरे एसेट क्या होता है, डेबिट होता है, तो ये लीज है, क्या लीज है, क्वेरी लीज है, लीज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और पैसे से खरीदा है ना 1 करोड़, तो टू बैंक 1 करोड़, 1 करोड़, तो यहाँ पर क्या होगा, लेजर में पोस्टिंग बोला है ना लीज अकाउंट बनाओ, तो क्या लिखेंगे, लीज अकाउंट में टू बैंक कितना लिखेंगे, 1 करोड़, ये देखो 1 करोड़ लिख के रखा है। पहला डिप्रिशिएशन कितना है, 1 लाख, विश्वजीत ने बताया 1 लाख आया, ये देखो 2000 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2 लाख इंटू 1 करोड़, जो मैंने अभी बताया यूनिटरी मेथड में, अगर हम लोगों ने 2 लाख टन निकाल लिया है तो 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ पूरा खत्म, तो 1 लाख निकालेंगे तो 1 के लिए 1 करोड़ बाई 2 लाख, और अगर हम लोगों ने 2000 जो है वो 2000 किया है तो कितना हो जाएगा, 2000 का यूनिट इन लोगों ने क्या दिया है देख लेते हैं, 2000 का यूनिट जो है ये है 2000 टन, अच्छा 2000 टन के लिए कितना हो जाएगा
1 लाख। तो फिर अगर 1 करोड़ में से हम लोगों ने 1 लाख का लीज जो है वो कंजम्पशन कर लिया है, तो बैलेंस जस्ट बैलेंसिंग फिगर, इधर 1 करोड़ लिखोगे, इधर 1 करोड़ लिखोगे, इधर 1 लाख लिखोगे, तो कितना बचेगा? 99 लाख। तो ये था 1 जन में खरीदा था, और डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा? 31 दिसंबर। फिर ब्रॉड डाउन करेंगे टू बैलेंस बीडी 99 लाख। अब फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर से कैलकुलेट करके देखो 5 लाख किस तरह से आएगा। सिमिलर प्रोसेस किस तरह से आएगा? ये तो कॉमन हो जाएगा ना, ये देखो ये पार्ट तो कॉमन हो जाएगा। कौन सा? ये 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, डिवाइडेड बाय 1 करोड़, ये हो गया कॉमन इनटू। और इस साल देखो कितना था, नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने कितना निकाला? 10,000 टन। तो कितना हो जाएगा? 10,000। अब बताओ कितना होगा? 10,000 टन। ये यहाँ पर 5 जीरोस, यहाँ पर 5 जीरो, यहाँ पर हो गया 2020। तो कितना हो जाएगा? जीरो गलत लिखती है, रुको। 1 करोड़ यहाँ पर है, 1 करोड़ डिवाइडेड बाई होगा ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई लाइफ होता है ना, तो 2 लाख इनटू 10,000। तो यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 जीरो और यहाँ पर 2। मैम 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख हो रहा है ना? ओ अच्छा, 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ तभी कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे इसलिए गलत हो रहा है। 5 लाख होगा, ये 2 और ये हो गया 550। हाँ कितना हो जाएगा? 5 लाख। 1 जीरो काट देते हैं, 5 लाख होगा। जो भी हो तुम लोग कैलकुलेटर में कर लो तो सही मिल जाएगा, ठीक है। हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे तो बार बार गलत हो जा रहा है। तो 5 लाख, अब चेक करते हैं 5 लाख है कि नहीं। हाँ देखो 5 लाख है, इसी तरह से कैलकुलेट करना है। तो 99 लाख उसमें से 99 लाख उसमें से 5 लाख चला जाएगा, तो 94 लाख। फिर से 94 लाख ब्रॉट डाउन करो और फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। ये लास्ट वाला बताओ क्या होगा? ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज 1 करोड़ डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दैट इज 2 लाख। 1 करोड़ बाई 2 लाख इंटू 15,000, देख लो कितना होता है। 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 15,000। मैम 7,50,000। 7,50,000। ये देखो 7,50,000 आ गया, तो बाई बैलेंस सीडी 86,050 ये बच गया। 3 साल का बोला था, तो 3 साल में इतना इतना अगर हम लोग जो है क्वेरीज वो निकाल लेंगे तो इतना बचेगा इसका वैल्यू। और डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा? ये देखो डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री होता है। यहाँ तो एक एंट्री से काम हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने 2 एंट्री लगाए। पहले लीज टू बैंक, ये जब हम लोगों ने परचेज किया 1 करोड़ 1 करोड़, फिर जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन टू क्या हो जाएगा? लीज, क्योंकि डेप्रिसिएशन जैसे ही चार्ज होगा लीज का वैल्यू हम लोग का कम हो जाएगा। हर साल अलग अलग था, फर्स्ट ईयर 1 लाख था, सेकेंड ईयर 5 लाख था और थर्ड ईयर 7,50,000 आया। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये क्लोज कहाँ पर होता है? हर साल पीएल में होता है। तो पीएल टू क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर 1 लाख से रिकॉर्ड होगा, फिर 5 लाख, फिर 7,50,000। तो अगर हम लोग को पीएल अकाउंट प्रिपेयर करने बोल रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन। ये देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करने बोला है, पीएल नहीं बोला है। पीएल बोलने से हम लोग टू डेप्रिसिएशन लिखेंगे। इन लोगों ने बोला है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करो, तो डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे? टू लीज, या फिर इन लोगों ने पूरा लिखा है टू क्वेरी लीज। तो 1 लाख ये क्रॉस पोस्टिंग, ये देखो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है तीनों, इन तीनों का क्रॉस पोस्टिंग है। टू क्वेरी लीज, टू क्वेरी लीज, टू क्वेरी लीज। और डेप्रिसिएशन जो पीएल में चला जाएगा, तो अभी मैंने एंट्री दिखाया था पीएल डेबिट टू क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में कभी डेप्रिसिएशन नहीं लिखा जाता, यही रूल्स होता है लेजर का। बाई क्या लिखेंगे? पीएल। और हर साल देखो इतना लीज का वैल्यू कम हुआ,
जो हमारा एक्सपेंस है, ये इतना लीज का वैल्यू कम हुआ, ये हमारा एक्सपेंस है, इतना लीज का वैल्यू कम हुआ, ये हमारा एक्सपेंस है। विथ डेट हम लोग को प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। 13 से स्टार्ट था और डेप्रिसिएशन हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर में कैलकुलेट किया जाता है, अगर एसेट सेल नहीं हो रहा है तो। और अगर एसेट सेल होगा तो तब तक कैलकुलेट करेंगे जब तक एसेट हम लोग के पास रहेगा। तो वो लोग क्लियर है? हेलो यस मैम, क्लियर। ओके। अब देखो, प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये तो मैंने पहले ही बताया। अभी फिक्स्ड एसेट को बोलते हैं पीपीई। अगर हम लोग सेल कर देते हैं एसेट को या डिस्पोज कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, तो जब बेच देंगे तो उसका स्क्रैप वैल्यू भी मिल सकता है या फिर थोड़ा बहुत ठीक ठाक वैल्यू भी मिल सकता है। तो बेचने पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। उसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे? Whenever any depreciable asset is sold during the year, अगर हम लोग कोई भी एसेट सेल कर रहे हैं किसी ईयर में, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन इट फॉर द पीरियड इट हैज बीन यूज्ड इन द सेल ईयर। अभी मैंने बताया सेल अगर हो जा रहा है तो अभी उस क्वेश्चन में हम बता रहे डेप्रिसिएशन तब तक चार्ज करेंगे जब तक एसेट हमारे पास रहेगा। इसी को यहाँ पर घुमा के बोला है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन इट फॉर द पीरियड इट हैज बीन यूज्ड इन द सेल ईयर। जिस साल में हम लोग सेल कर रहे हैं उस साल में हम लोग जितना दिन यूज करेंगे बस तब तक ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जैसे मान लो अगर कोई ईयर फर्स्ट जैन से 31 दिसंबर तक है और अगर हम लोग एसेट को सेल कर दे रहे हैं सपोज अप्रैल में, अगर हम लोग एसेट को अप्रैल में सेल कर रहे हैं तो जस्ट इस पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा जितना दिन हम लोग इसे यूज करेंगे। द रिटन डाउन वैल्यू आफ्टर चार्जिंग सच डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ द एसेट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचेगा उससे हम लोग कंपेयर करेंगे सेल वैल्यू को और उससे हम लोग को पता चलेगा आइदर लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ एग्जाम्पल है, उससे और भी अच्छी तरह समझ जाओगे। द रिजल्टिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज अल्टीमेटली ट्रांसफर टू पीएल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या लगाते हैं, कोई भी गेन हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो या फिर प्रॉफिट, क्योंकि ये क्या है नॉमिनल अकाउंट है, तो फिर प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे कहाँ ट्रीट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो क्या दिया है। एग्जाम्पल में ये लिखा है कि द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन 1 जैन, ये देखो 1 जैन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, 1 जैन 2015। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है वहां से वैल्यू लिया गया है 50 लाख, तो बुक वैल्यू जो है वो है 50 लाख। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द एसेट एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रिसिएशन जो है 10% रेट पे चार्ज होगा ऑन 1 जुलाई 2015। तो 1 जुलाई मतलब कौन सा मंथ होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 7/1/7/2015, 7th, ठीक है, 7th मंथ है, 1 जुलाई 2015 द एसेट इज सोल्ड। यहाँ पर आके एसेट क्या हो जा रहा है, सेल, कितने में, 32 लाख में सेल हो रहा है। इन सच सिचुएशन प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज बोल के नीचे कैलकुलेशन दिया है। तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ ये जो एसेट है ये अगर यहाँ पर सेल हो जा रहा है और क्योंकि इन लोग का 1 जैन जो मतलब स्टार्टिंग ईयर था तो इन लोगों का सपोज टू बी 31 दिसंबर ही कंप्लीट होना चाहिए, ये पूरा इन लोग का ईयर था, लेकिन इन लोगों ने मिडिल में ही क्या कर दिया है, एसेट को सेल कर दिया है। अब ये सेल करना कितने में किया, 32 लाख। अब ये सेल करने के बाद प्रॉफिट है या लॉस है, किस तरह कितना होगा ये मुझे तुम लोग बताओ, ट्राई करो। हम बता देते कैसे होगा, तुम लोग को क्या करना है। अभी ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एसेट हमारा 50 लाख का है लेकिन इस पीरियड में तो यूज हुआ है ना, वो तो जैन में था, फिर फेब में हम लोग के पास था, मार्च अप्रैल मई जून, इतना दिन हम लोग के पास था, तो इतना दिन हम लोगों ने यूज किया है तो डेप्रिशिएट तो हुआ होगा। और कितने रेट पे चल रहा है, 10% रेट पे चल रहा है। अब तुम लोग को ये बताना है कि इतने दिन डेप्रिसिएशन होने के बाद जब ये इतने वैल्यू पे सेल होगा तो प्रॉफिट है या लॉस है, अगर है तो कितना है, कैलकुलेट करो कॉपी में और मुझे बताओ अमाउंट। मैम 47,50,000। 47,50,000 चेक करते हैं, गलत। 47,50,000 तो वैल्यू आया, लॉस या प्रॉफिट बताओ, लॉस या प्रॉफिट, मैम लॉस। कितना,
लॉस का वैल्यू तो बताओ। तुमने जो वैल्यू बताया वो तो एसेट का वैल्यू बताया, एसेट का बचा हुआ वैल्यू। मैम मैम 15,50,000। तो आंसर वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। हाँ ठीक बताया। हाँ लेकिन कंसेप्ट को क्लियर कर लो, ताकि क्या आंसर पूछ रहा है उस हिसाब से हम लोग आंसर दे पाए, ठीक है। और बाकी लोग? दो मिनट देते हैं, ट्राई करो। देखो 50 लाख का एसेट था, हम लोगों ने कितना मंथ यूज किया मुझे वो तो बताओ तुम लोग, कितना मंथ यूज किया सेल करने के पहले। 2015 जो ईयर था उसमें हम लोगों ने मशीन को पूरा यूज नहीं किया, बीच में सेल कर दिया। लेकिन सेल करने के पहले, सेल करने के पहले यहाँ सेल किया है ना, ये देखो, ये जो ड्राइंग है इसे देखो, सेल करने के पहले कितना दिन यूज किया वो तो बताओ। मैंने यहाँ लिख के भी रखा है, एफ मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितना दिन यूज 6 किया? मंथ। 6 मंथ। हाँ, कोई 7 मंथ मत बोल दो, क्योंकि 1 जुलाई को ही सेल हुआ है। तो 1 जुलाई मतलब कब तक मेरे पास था? 30 जून तक मेरे पास था। तो 1 जैन, ठीक है, जैन पूरा मेरे पास था, फेब 2, 3 मार्च, 4 अप्रैल, मई जो है 5 और जून जो है 6। तो 6 मंथ यूज हुआ है। तो 50 लाख का एसेट था जो हम लोगों ने 6 मंथ यूज किया, और डेप्रिसिएशन है 10%। कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब होता है पर एनम। पर एनम मतलब सालाना, मतलब हर साल। तो अगर 50 लाख पूरे साल यूज होता तो कितना डेप्रिसिएशन लग जाता? 10% पूरा। तो अगर 10% जो है ये 12 मंथ्स के लिए है, तो डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 12। तो एक एक महीने का निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग को 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। फिर से समझो, 50 लाख का जो डेप्रिसिएशन है ये अगर पूरे साल यूज होता, सॉरी 50 लाख का जो मशीन है पूरे साल यूज होता तो 10% डेप्रिसिएशन लगता, क्योंकि 10% पर एनम है। वैसे ही अगर ये 50 लाख इंटू 10% कर देंगे तो पूरे साल का निकल जाएगा। लेकिन हम लोग को पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, इस बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने 6 मंथ्स यूज किया। तो अगर 6 मंथ्स चाहिए तो हम लोग को पर मंथ निकालना पड़ेगा। तो 50 लाख इंटू 10% पूरे 12 मंथ्स का है, डिवाइडेड बाई 12 मंथ करेंगे तो एक एक मंथ का आ जाएगा, इंटू क्या कर देंगे? 6। इसीलिए इस तरह से लिखाया जाता है, 50 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, इस पैटर्न में लिखवाया जाता है। लेकिन कंसेप्ट ये है, 6/12 का कंसेप्ट ये है कि 50 लाख इंटू 10% करेंगे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, क्योंकि 10% रेट पे चल रहा है डेप्रिसिएशन। 100 रुपए का मशीन होगा तो 10 रुपए, तो 50 लाख का मशीन होगा तो कितना? 50 लाख इंटू 10%, जितना आएगा डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो हर महीने का निकल जाएगा, बिकॉज 12 जो है वो 12 महीने के लिए है। तो डिवाइडेड बाई 12 मतलब पर मंथ का निकलेगा, तो एक महीने का जितना निकला इंटू 6 करोगे, सेम यूनिटरी मेथड, तो कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स का कैलकुलेट करके मुझे थोड़ा बता दो कितना हो जाएगा। या फिर और एक इजी चीज होता है, 50 लाख पे अगर 10% करेंगे तो पूरे साल का निकलेगा, हम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। और अगर 5% करेंगे तो कितने दिन का निकलेगा? 6 महीने का। अगर पूरे साल का 10% है तो हम लोग ये बोल सकते हैं शॉर्टकट करने के लिए कि 10% का आधा करेंगे तो आधे साल का निकल जाएगा। ये सिर्फ आधा होने से ही पॉसिबल है ये शॉर्टकट, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये भी करके देखो, ये भी करके देखो, दोनों में सेम आएगा। ये कितना आ रहा है देखो? 2,50,000। 2,50,000। और इसमें भी कितना आएगा? मैम उसमें भी उतना ही आ रहा है। इसमें भी उतना ही आएगा, क्योंकि देखो ना कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 6 2 12, 2 5 10, तो 5% हो गया 50 लाख का, तो कितना हो गया? 2,50,000। अब कैलकुलेशन देखो किस तरह से करना है, अब बाकी चीज समझो। 50 लाख का मशीन था
जिसमें से हम लोगों ने सेल करने के पहले कितने का यूज कर लिया है, 2,50,000। तो हम लोग जब सेल करने गए तो 50 लाख का मशीन का वैल्यू कम होके मतलब घट के कितना हो जाएगा, माइनस करके बता दो कितना हो जाएगा। ये तो माइनस किया हुआ है, 47,50,000 ये हो गया मशीन का वैल्यू। हम लोग के हिसाब से हम लोग अगर 10% रेट पे डिप्रिसिएशन लगाते हैं तो आफ्टर द यूज ऑफ 6 मंथ्स मशीन का वैल्यू जो है वो हो जाता है 4,75,000। 4,75,000 हो रहा है या 47 क्या हो रहा है एक बार देख लो। 47 लाख। नो हाँ। मैम। हाँ एक बार माइनस करके देख लो। मैम सही है। सही है। अच्छा 47,50,000। अच्छा, अब हम लोगों ने कितने में सेल किया इसे, हम लोग के हिसाब से वैल्यू इतना है लेकिन हम लोगों ने कितने में सेल किया, 47,50,000। ये हमारा बुक वैल्यू है, हम लोग के हिसाब से 6 मंथ्स बाद का बुक वैल्यू है। लेकिन हम लोगों ने सेल कर किया इसे 32 लाख पे, तो कम पे किया या ज्यादा पे किया, हम लोगों ने जो वैल्यू डिसाइड किया था या फिर हम लोगों ने जो एस्टिमेट किया था कि हम लोग 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे उस हिसाब से हम लोग का मशीन का वैल्यू होना चाहिए 47,50,000, लेकिन मार्केट में ये 32 लाख में ही बिका, इसीलिए तो बोल रहे सोल्ड, मतलब मिला इसका कितना, रिकवरी 32 लाख। तो 47,50,000 का अगर 32 लाख रिकवरी है तो ज्यादा है कि कम है, कम है ऑब्वियसली। तो कितना कम है, 15,50,000। तो ये 15,50,000 का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। इस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए, 15,50,000 का हो गया है लॉस। तो समझ में आया किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे किया हुआ है, हम दिखा देते हैं, देखो ये देखो क्या किया है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, इस तरह से ही तुम लोग को वर्किंग नोट करना पड़ेगा। बुक वैल्यू एज ऑन 1 Jan 2015 कितना है, 50 लाख। डेप्रिसिएशन ये देखो 6 मंथ्स के लिए कितना हुआ है, 2,50,000। तो फिर रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आ गया, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 जुलाई, क्यों, क्योंकि 1 जुलाई हम लोग जब सेल कर रहे हैं तब हम लोग के हिसाब से बुक वैल्यू है 47,50,000 और 1 जुलाई जब हम लोग सेल किए तो हम लोग को रिकवरी हुआ 32 लाख। तो लॉस कितना हो गया, 15,50,000। तो हम लोग का लॉस हो गया 15,50,000। इस तरह से कैलकुलेट करना है, लॉस पूछेगा तो लॉस ही बोलना पड़ेगा। और 47,50,000 इज नॉट लॉस, 47,50,000 आवर रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब 6 आफ्टर यूजिंग ऑफ 6 मंथ्स द वैल्यू ऑफ आवर मशीन 47,50,000। अब जैसा पूछेगा वैसे ही तुम लोग को आंसर देना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन है, ये देखो क्या बोल रहा है, ए फर्म परचेस्ड, क्या बोला है देखो, ए फर्म परचेस्ड 1 Jan 2015 सर्टेन मशीन फॉर 5,82,000। तो 1 Jan 2015 में कितने का मशीन खरीदा है, परचेज, हम यहाँ पर लिखते हैं परचेज किया गया है 5,82,000 का मशीन एंड स्पेंट 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो इरेक्शन चार्जेस जो है ये है 18,000, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई मतलब 7 2015 अनदर मशीन खरीदा गया है, फिर से परचेज हुआ है 2 लाख। ऑन 1 जुलाई 2016, उसके बाद 1 जुलाई 2016 आ गया, तो 1 जैन जो है 15 वाला ये ऑब्वियसली 31 दिसंबर में खत्म हो जाएगा, 31 दिसंबर 2015, और ये है 31 दिसंबर 2016 हो जाएगा, ये लिख देते हैं 31 दिसंबर 2016। ये 2 साल मैंने बना लिया। और 2 लाख का जो है ये, सॉरी 1 जुलाई 2016 में क्या हुआ है, मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2015, ये वाला मशीन जो हम लोगों ने 1 जन को परचेज किया था ये बिकम ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब अभी ये काम का नहीं रहा, और इसको ऑक्शन किया गया और कितने में, ऑक्शन में कितने में बिक गया, 3,86,000। तो ऑक्शन किया है 3,86,000 का वैल्यू आया है, यानी 3,86,000 में इसे कोई परचेज कर लिया। एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीन वाज परचेज्ड, और इसी दिन पे जिस दिन सेल हुआ है और एक मशीन परचेज कर लिया गया है, दैट इज 4 लाख, ये 4 लाख पे परचेज कर दिया गया है। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड फॉर एनुअली 31 दिसंबर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हर साल 10% पर एनम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 31 दिसंबर को। और कौन से मेथड पे होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो तुम लोग ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ क्या होगा।
मशीनरी अकाउंट में कहा पहला साल डेप्रिसिएशन बताओ क्या होगा? मुझे पहले साल डेप्रिसिएशन बताओ तो क्या होगा? मैम वो M1 का मैम 60,000 हाँ और मैम M2 का होगा मैम 10,000। टोटल 70,000। सही बात, टोटल 70,000। तुम लोग को समझ में आ रहा है कैसे 70,000 हो रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 70,000 हो रहा है तुम लोग का कैलकुलेशन करके, या कैलकुलेशन कर रहे हो? मैम हो रहा है। हो रहा है 70,000। और बाकी लोग? अच्छा, ये क्वेश्चन हम दिखा देते किस तरह से सॉल्व होगा। बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब नहीं समझ में आया। ओके, तो जिन लोगों से हो रहा है वो लोग करो। ये देखो, जब भी हम डेप्रिसिएशन का सम्स करते हैं हम इस तरह से करते हैं, ठीक है? तो पहला जो है ये परचेज है। परचेज जो है 1 जन 2015 5,82,000। 1 जन 2015 परचेज हुआ है 5,82,000। और इरेक्शन मतलब जो एडिशनल एक्सपेंस है, मशीन को अपने इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बोल सकते हो, इरेक्शन चार्जेस जो है वो है 18,000। तो मैंने एक चीज बताया था, पुट टू यूज के पहले ये वाला लैंग्वेज मैंने यूज किया था। पुट टू यूज के पहले जो भी खर्चा होगा उसे हम लोग मशीन का कॉस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर मशीन का कॉस्ट हो गया है 6 लाख। यहाँ पर मशीन का कॉस्ट हो जाएगा 6 लाख, क्योंकि मशीन को खरीदा है 5,82,000 में और उसे यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए 18,000 का खर्चा हो गया है। 1 जुलाई 2015 में 2 लाख का मशीन खरीदा है। फिर से यहाँ 1 जुलाई 2015 लिखते हैं। 1 जुलाई 2015 में फिर से परचेस किए हैं 2 लाख का मशीन। और ये 31 दिसंबर 2015 जो है ये ईयर हो गया क्लोज, ठीक है? उसके बाद है 1 जुलाई 2016 में 3,86,000। ओके, तो 1 जुलाई 2016 और ये कौन सा ईयर हो जाएगा? ये देखो, ये नेक्स्ट ईयर, ये 2 साल मैंने डिनोट कर दिया। यहाँ पर खत्म होगा 31 दिसंबर 2016। 1 जुलाई में क्या हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है सेल। अच्छा, कौन सा मशीन सेल किया है? ये वाला मशीन, ये क्वेश्चन में बताया, हम नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों ने ये वाला मशीन सेल कर दिया है। और कितने में सेल किया है एक बार चेक करते हैं, 3,86,000 में। यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला मशीन सेल कर दिया है 3,86,000 में। अच्छा, उसी दिन हम लोगों ने, इसी डेट पे, सेम डेट पे हम लोगों ने एक मशीन परचेज भी किया है। एक बेच दिया ना, इसीलिए खरीद भी लिया है, जिसका वैल्यू है 4 लाख। जिसका वैल्यू है 4 लाख। हम लोग को बोला है ये 2 साल का डेप्रिसिएशन दिखाओ। और जो मेथड है हम लोग जो यूज कर रहे हैं 10%, मतलब रेट जो है ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर बॉक्स करके 10% WDV मेथड से हम लोग को ये करना है सम्स को, ठीक है?
तो देखो पहले वर्किंग नोट कर लेना चाहिए हम लोग को, ताकि हम लोग इजीली इसे पुट कर दे। 2015 यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ये डेट हो गया। तो हम लोगों ने कितने का मशीन परचेज किया, यहाँ पर लिख लेते हैं 6 लाख का मशीन परचेज किया। तो ये थोड़ा ड्रॉ देख लो, ये जो फर्स्ट मशीन है ये कितने दिन यूज हुआ है, हम येलो से दिखा रहे हैं। ये जो फर्स्ट मशीन है ये कितने, येलो कलर तो दिख ही नहीं रहा है, ये जो फर्स्ट मशीन है ये यूज हुआ है पूरा यहाँ तक 1 साल। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2015। ये M1 लिखता है, क्यों, क्योंकि एक फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने 2 मशीन खरीदा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो M1 और इस मशीन को नाम दे देंगे M2। तो फर्स्ट ईयर जब हम लोगों ने मशीन खरीदा, फर्स्ट वाला जो मशीन है वो फुल ईयर यूज हुआ है, दैट इज 31 दिसंबर। तो अकॉर्डिंग टू 10%, 6 लाख के ऊपर डायरेक्टली 10% लगा दो, मतलब 6 लाख इंटू 10%, तो पूरे साल का निकल जाएगा, तो हो जाएगा 60,000। 60,000। तो फर्स्ट मशीन का वैल्यू कम होके कितना हो जाएगा, 5,40,000। 5,40,000। और जो मशीन 2 है इसको हम लोगों ने खरीदा है 1715 में, कितने से खरीदा है, 2 लाख से। अब इस पे डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर जो है वो 31 दिसंबर 15 तक ही होता है। तो लेकिन ये कितने दिन यूज हुआ है इसको हम दिखाते हैं अलग कलर से। ये देखो, इसको हम लोगों ने यूज किया ये जो टाइम ड्यूरेशन, और ये टाइम ड्यूरेशन कितना हो रहा है तुम लोग कैलकुलेट करो। 1 जुलाई यानी पूरा जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये हमारा है 6 मंथ, ये हमारा था 12 मंथ। तो 6 मंथ कैसे होगा, या तो तुम लोग 10% को 5% कर लो तो भी हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया। तो 10,000, या तो तुम लोग 10% अगर लगाओगे तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटू 6/12। तो माइनस इक्वल टू ये हो जाएगा 1,90,000। अब ये फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन हो गया। फिर सेकेंड ईयर में क्या हुआ है, सेकेंड ईयर में M1 ये वाला मशीन बिक गया है, लेकिन M2 वैसा ही है और एक नया मशीन खरीद लिया गया है, दैट इज M3। तो जो मशीन बिक गया वो मशीन कितना दिन यूज हुआ है, ये देखो, जो मशीन बिक गया वो मशीन यूज हुआ है दिस पीरियड। अब ये जो पीरियड है इसका थोड़ा टाइम ड्यूरेशन देखो, दिसंबर तक यहीं पर था। तो दिसंबर के बाद क्या आता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई के 1 तारीख को तो बिक गया, तो ये 6 मंथ। तो ये वाला मशीन जो है ये 31 दिसंबर में नहीं लगेगा, इसका जो डेप्रिसिएशन लगेगा अप टू 1 जुलाई 2016 तक लगेगा। तो फिर ये 6 मंथ का है। WDV मेथड मतलब ये जो बचा हुआ वैल्यू है इस पे तुम्हें कैलकुलेट करना है, यानी 5,40,000 इंटू 10% जो रेट है इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 27,000। ये हो गया 27,000। तो माइनस कर लो, माइनस 5,40,000, तो वैल्यू आ जाएगा 5,13,000। 5,13,000, ये हो गया 5,13,000। और हम लोगों ने कितने में सेल किया, 3,86,000। तो एक काम करो, इसको 3,86,000 माइनस कर दो, माइनस 3,86,000। तो देखो कितना आ रहा है, माइनस 3,86,000, तो 1,27,000। अब 3,86,000 माइनस, क्योंकि ये सेल वैल्यू हम लोग को लगा 5,13,000 है हम लोग का मशीन का वैल्यू, लेकिन जब बेचने गए 3,86,000 में बिका, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लॉस। ठीक है, ये हो गया लॉस। और ये जो सेकेंड मशीन था M2 जो था, ये देखो ये पूरे साल ही यूज हुआ। M2 जो था यहाँ पर जो हम लोगों ने खरीदा, ये 2016 में पूरे साल ही यूज हुआ। ठीक है, तो इसका पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2016 तक। ठीक है, और ये 1,90,000 पे लग जाएगा, तो 1,90,000 इंटू 10%, तो हो जाएगा 19,000। 19,000। अब कर दो माइनस इक्वल टू, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो माइनस इक्वल टू कर लो, 1,71,000 इसका वैल्यू आ गया। अब M3 जो है वो कब खरीदा गया था, वो इसी डेट पे खरीदा गया था, 1/7/16 में हम लोगों ने परचेस किया है 4 लाख का मशीन। अब ये M3 यहाँ पर खरीदा गया था, तो ये यूज कितने दिन हुआ, ये यूज इतने दिन हुआ, और ये कितना टाइम है, जुलाई से लेके पूरे दिसंबर तक 6 मंथ्स होता है। तो ये 31 दिसंबर 2016 तक इसका कैलकुलेट कर लो। तो 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर 5% लगा लो। 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस इक्वल टू करो, देखो कितना आता है, 4 लाख माइनस
2000, 3,80,000, 3,98,000, 3,98,000। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसको जस्ट अकाउंट में पुट करना है। तो अब हम लोग इसको अकाउंट में पुट करेंगे। तो हम जस्ट ये ड्रॉ जो है ये हटा देते हैं, यहीं पर मेरा अकाउंट बन जाएगा। अब अकाउंट में किस तरह से पुट करेंगे देख लो ये भी। पहले बनाएंगे मशीन अकाउंट। डेट यहां से देख लेंगे 1/1/2015। टू बैंक, क्योंकि अभी मैंने एंट्री बताया था मशीन टू बैंक होता है, टू बैंक हो जाएगा। अच्छा, इसका इरेक्शन चार्जेस था तो दो अलग अलग लिखना पड़ेगा, टू बैंक परचेज और टू बैंक इरेक्शन। मैम हाँ मैम M3 में मैम 20,000 होगा ना? ओ मैंने 20,000 नहीं लिखा, 4 लाख का 10%। ओ हाँ 20,000 होगा, सही है, Yes. कैलकुलेशन गलत हो गया। तो कितना होगा? 3,80,000। 3,80,000 हो जाएगा। अच्छा, एक जीरो कम लिख दिया मैंने, 3,80,000 हो जाएगा। अच्छा, इरेक्शन कितना था एक बार बताओ तो? 18,000 मैम। 18,000। और परचेज वैल्यू? 5,82,000। 5,82,000, ठीक है। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 15 बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो दो तरह से कर सकते हो, या तो M1 M2 लिख के कर सकते हो, या फिर देखो 2015 में कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, M1 पे 60 और M2 पे 10, तो दोनों को टोटल करके भी लिख सकते हैं हम लोग 70,000। अगर दोनों को टोटल करोगे तो M1 M2 लिखने का जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पर और एक डेट भी देना पड़ेगा। यहाँ पर डेट हो जाएगा 1/7/2015। फिर से टू बैंक यहाँ पर लिखेंगे परचेज, जिसका वैल्यू है 2 लाख। तो टोटल हो जाएगा 8 लाख का मशीन, और टोटल 8 लाख अगर है तो टोटल डेप्रिसिएशन 70,000। अब दोनों ऑप्शन है, या तो तुम लोग M1 60,000 M2 10,000 ऐसे भी लिख सकते हो। फिर बैलेंस निकालेंगे बाई बैलेंस CD। तो ये देखो 8 लाख मैंने लिख दिया, और जस्ट 70,000 से माइनस कर दो तो देखो कितना आता है, 7,30,000 आएगा, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर देखो ये जो हम दिखा रहे हैं इसे ध्यान दो, 5,40,000 बचा हुआ वैल्यू पहले साल का, 1,90,000 बचा हुआ वैल्यू, इन दोनों को ऐड करो तो भी 7,30,000 ही आएगा, ठीक है। मतलब ये मैंने किस तरह से लिखा, 60,000 प्लस 70,000 10,000, ठीक है। अलग अलग भी लिख सकते हैं। और इसको मैंने किस तरह से लिखा है, 5,40,000 और 1,90,000। अगर तुम लोग अलग दिखाना चाहते हो तो बाई बैलेंस CD मशीन 1 5,40,000, बाई बैलेंस CD मशीन 2 1,90,000, इस तरह से भी लिख सकते हो, या ये वर्किंग से दोनों को देख के टोटल करके भी लिख सकते हो। फिर जब ब्रॉड डाउन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ये अब स्टार्टिंग वाला ये हटा देते क्योंकि इसका और कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर 1/1/16 में ब्रॉड डाउन हो जाएगा टू बैलेंस BD 7,30,000। और यहाँ पर हम लोग 31 नहीं, यहाँ पर 31 दिसंबर पहले नहीं आएगा। पहले हम लोगों ने मशीन जो बेच दिया है, मशीन 1 जो है उसे जब हम लोगों ने बेचा है तो उसको कब बेचा है, 1/7/2016, पहला डेट ये आएगा क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो कैलेंडर वाइज होगा। बाय डेप्रिसिएशन, अब यहाँ पर मशीन 1 लिख देते क्योंकि मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन लगा, कितना हुआ ये थोड़ा मिट गया, 27,000 था क्या? यस मैम। हाँ मैम। 27, हाँ। तो 27,000, और जो हम लोगों ने सेल किया बाई बैंक, इसका वैल्यू कितना है? मैम 3,86,000। 3,86,000। और हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इसे सेल किया है और सेल करके हम लोग को हुआ है लॉस, तो बाई PL 1,27,000, तो बाई PL 1,27,000। और उसी डेट पे हम लोगों ने एक मशीन खरीद लिया, तो 1/7/2016 टू बैंक
परचेज, ये हो गया मशीन 3 जिसका वैल्यू है 4 लाख, इसका वैल्यू है 4 लाख। अब ये पूरा हटाएंगे यहाँ से, और ये जो सेकंड मशीन है इस पे डेप्रिसिएशन देखना पड़ेगा। अच्छा ये तो डेटा तुम लोग मुझे थोड़ा बता देना, ये हम हटा दे रहे हैं नहीं तो लिख नहीं पाएंगे। अब क्या हुआ है देखो, अब जो सेकेंड वाले मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इसका डेट हो जाएगा 31 दिसंबर 16 बाई डेप्रिसिएशन। मशीन 2 ये था 1,90,000 के ऊपर 19,000 था तो, यस मैम। और बाई डेप्रिसिएशन मशीन 3 इस पे था 20,000, ठीक है। और जो मशीन बच गया मशीन 2 और मशीन 3 इसका बैलेंस बाई बैलेंस सी डी, पहले वाले का 1,90,000 माइनस 19,000, 1,71,000। हाँ। M2 का हो जाएगा 1,71,000 और बाई बैलेंस सी डी M3 का हो जाएगा 3,80,000। अब दोनों साइड टोटल कर लो, तो 11,30,000 और इधर भी अगर टोटल करोगे तो 11,30,000 ही आएगा। यस मैम आ गया। हाँ 11,30,000। तो जो भी हो, अगर मेरा कैलकुलेशन यहाँ पर मतलब हैंडराइटिंग अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो ये पीडीएफ में मिल जाएगा। मेन तुम लोग को किस तरह से क्वेश्चन को सोच के किस तरह से उसे स्टार्ट करना है उसके लिए मैंने थोड़ा बता दिया, हेल्प कर दिया। ये देखो यहाँ मिल जाएगा तुम लोग को क्लियरली किस तरह से टू बैंक, ये देखो टू बैंक इरेक्शन चार्जेस जो मैंने लिखा है उसी तरह से इन लोगों ने किया है। और यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेशन किया है इन लोगों ने अपने तरह से दिखा है, ठीक है। एक मतलब लाइन वाइन ये टेबल बना के तुम लोग चाहो तो उस तरह से भी कर सकते हो जैसे हम लोगों ने किया। अच्छा अब देखो क्या है, अब क्वेश्चन है चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब क्या है, सपोज हम लोग कोई एक मेथड फॉलो करके ही एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। इतने सारे मेथड है, जो अप्रोप्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू आवर एसेट उसी हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं। अगर हम लोग स्टार्टिंग में मान लो एसएलएम चार्ज कर रहे थे यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके बाद हम लोग को लगा कि नहीं हम लोग को डब्ल्यूडीबी में शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो अगर हम लोग डब्ल्यूडीबी में शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा उसके लिए हम लोग चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सीखेंगे। पहले हम समझाएंगे क्या इफेक्ट आता है, थोड़ा ये बता देते हैं। द डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड टू एन एसेट शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड। हर मतलब फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तो हम लोग को देखना चाहिए कि हम लोग जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो सही है कि गलत। एंड इफ देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट चेंज, और अगर हम लोग को लगता है कि सिग्निफिकेंटली हम लोग को ये मेथड को चेंज करना चाहिए इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर फ्यूचर में हम लोग को इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए और हम लोग जो, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है इसे चार्ज करने पे हम लोग को इकोनॉमिक बेनिफिट इसलिए मिलता है क्योंकि टैक्स शील्ड जनरेट होता है। अगर हम लोग खर्चा दिखाएंगे प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ता है। और अगर हम लोग को लगता है हमें हमारा मेथड चेंज करना चाहिए जो अभी तक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स embodied in the asset, the method should be changed to reflect the changed pattern। तो जो मेथड है उसे चेंज करना चाहिए ताकि हम लोग जो चेंज मांग रहे हैं वो पैटर्न हम लोग को मिल जाए। whenever any change in depreciation method is made, such change in method is treated as change in accounting estimate as per accounting standard। ये क्या होता है, ये जब हम लोग चेंज करेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई भी मेथड चेंज कर दें, हर एक चीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है जहां पर उस चीज के बारे में सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन का खुद का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जहां पर ये सारे मेथड के बारे में बताया गया है कौन से एसेट पे क्या चार्ज करना चाहिए, तो हम लोग को वो एस को फॉलो करके ही चेंज करना है, ऐसे ही नहीं करना है। इट्स इफेक्ट नीड्स टू बी क्वांटिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड, लेकिन ऐसा नहीं कि मन हुआ चेंज कर दिए, जब चेंज करेंगे एस को भी फॉलो करना पड़ेगा और क्यों चेंज किया वो हम लोगों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट में इफेक्ट द करेंट पीरियड ओनली और बोथ द करेंट पीरियड एंड फ्यूचर पीरियड। जो चेंज होगा
वो क्या कर सकता है, करंट पीरियड को इफेक्ट करेगा ऐसा बात नहीं है, करंट और फ्यूचर दोनों पीरियड को ही इफेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, पहले ये समझा देते हैं। देखो क्या बोल रहा है, बोला है कि कॉस्ट ऑफ मशीन जो है, कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो देखो कितना है, 10,50,000, रेसिडुअल वैल्यू 50,000, यूजफुल लाइफ 10 years। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फर्स्ट 2 years। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट 10,50,000 माइनस रेसिडुअल 50,000, मतलब क्या है, स्क्रैप डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 years, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो कितना हो जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो जाएगा 1 लाख। तो ऐसा करके इन लोगों ने कितने साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 2 साल, और एसएलएम में हर साल एक ही अमाउंट चार्ज होता है, तो 2 साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया होगा, 1 लाख इंटू 2, यानी 2 लाख का डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज हो चुका है। लेकिन बोला है कि देयर आफ्टर 2 साल बाद डिसाइड टू अडॉप्ट रिटन डाउन वैल्यू मेथड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन 25%। अब बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन 25% करना है और हम लोग WDV पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर। अब बताओ कि 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा। अब इन लोगों ने क्या बताया, देखो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज फॉर फर्स्ट 2 years एज पर स्ट्रेट लाइन 2 लाख, जो मैंने अभी बताया 1 लाख 1 लाख 2 लाख। Therefore WDV फॉर सेकेंड ईयर, मतलब WDV फॉर सेकेंड ईयर मतलब पहले मेरे एसेट जो था वो था 10,50,000 का, और मैंने फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1 लाख, ठीक है। फिर कितना आएगा माइनस करके देख लो, 10,50,000 माइनस 1 लाख, कितना हो जाएगा 9,50,000। फिर से कितना चार्ज किया हम लोगों ने 1 लाख, क्योंकि एसएलएम है ना, एज इट इज होगा। तो कितना बचा, देखो कितना बच रहा है, कैलकुलेट करो तभी समझ पाओगे, 8,50,000 होगा। तो ये देखो वही बता रहा है कि WDV मतलब सिर्फ WDV वैल्यू नहीं होता, WDV मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू, WDV मतलब सिर्फ मेथड नहीं होता है, WDV एक मेथड का भी नाम होता है, और जो बचा हुआ वैल्यू होता है उसे भी डेप्रिसिएशन में WDV बोला जाता है। तो आफ्टर सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद एसेट का वैल्यू आ गया 8,50,000। अब बोल रहा है कि देयरफॉर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द 3rd ईयर द डेप्रिसिएशन ऑफ 2,12,500। अब ये कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि 3rd ईयर से ये लोग चाह रहा है कि 2 साल बाद ये लोग डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो कैलकुलेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ WDV और 25% रेट पे। तो इन लोगों ने डेप्रिसिएशन लगा दिया, जो बचा हुआ वैल्यू था उस पे कितना लगा दिया 25%। तो जो बचा हुआ वैल्यू 8,50,000 उस पे लगाया 25%, तो ये हो गया नया जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है वो आ गया। देयरफॉर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द 3rd ईयर द डेप्रिसिएशन ऑफ 2,12,500 शुड बी डेबिटेड। तो 8,50,000 जो वैल्यू है, अब इस पे कितना लगाना है 25%, 25% लगाएंगे तो वैल्यू आ जाता है 2,12,500। ये हो गया डेप्रिसिएशन का वैल्यू, ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू आ जाएगा आफ्टर चार्जिंग WDV मेथड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, देखो, Messrs. Anshul commenced business on 1st January 2011. When they purchased plant and equipment for 7 lakh, they adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance. Diminishing मतलब WDV। तो जब इन लोगों ने 1/1/2011 में 7 लाख का मशीन खरीदा था तो 15% WDV में चार्ज करने का सोचा था। एंड ओवर द इयर्स देयर परचेज ऑफ प्लांट हैव बीन, और पूरे साल में इन लोगों ने कितना कितना मशीन परचेज किया है 1/1/12 में, मतलब नेक्स्ट ईयर 11 के बाद 12 में खरीदा है 1,50,000, फिर उसके बाद 15 में खरीदा है 2 लाख। ऑन 1/1/15 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड। 1/1/15 से इन लोगों ने डिसाइड किया है कि मेथड चेंज करेगा एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस, WDV से कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है।
ऑन दिस रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज assessed as 6 years ऑन दिस डेट, मतलब 1/1/2015 में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मतलब एसेट तो इसके पहले यूज हो चुका है, इसके बाद एसेट का जो यूजफुल लाइफ है वो 6 years लेंगे। अब ये बात क्यों बता रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में वो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होता है ना, तो ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इसका हो जाएगा 6 years फॉर ऑल द एसेट्स, लेकिन उन एसेट के लिए होगा जो परचेज हुआ है बिफोर 1/1/15, यानी ये वाला एसेट, ये जो 1,50,000 वाला है और ये जो 7 लाख वाला एसेट है, ये दोनों एसेट का यूजफुल लाइफ हो जाएगा 1/1/15 पे 6 years एंड 10 years फॉर द एसेट परचेज ऑन 1/1/15, और जो 1/1/15 में एसेट परचेज हुआ है इसका जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो 10 years होगा विथ नो स्क्रैप वैल्यू, यानी कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन जो है इसे एडजस्ट करना है प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट में, एडजस्ट करके दिखाओ, ये बोला है। सिर्फ कौन से ईयर का अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर 2015 का अकाउंट क्रिएट करने बोल रहा है। लेकिन 31 दिसंबर 2015 का तो क्रिएट करेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को बाकी डेटा भी तो चाहिए, नहीं तो हम लोग किस तरह से समझ में आएगा कि डिप्रिसिएशन कितना कम या ज्यादा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो मशीन खरीदा है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने मशीन खरीदा है 1 जन को, 1 जन 2011 में कितने का मशीन खरीदा है, 7 लाख, ठीक है। 1 जन 2011 में 7 लाख का खरीदा है, और तब हम लोग का डेप्रिसिएशन कब लगेगा, क्योंकि जैन से स्टार्ट है तो 31 दिसंबर 2011 में लगेगा पहला डेप्रिसिएशन, तो 15% हिसाब से मुझे बता दो कितना होगा डेप्रिसिएशन फर्स्ट वाले पे, बताओ, हम वहां पर टैली करके दिखा देते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए। ये सम तुम लोग को फिर तुम लोग कॉपी में कर लेना। मुझे बताओ 7 लाख के ऊपर 15% लगाएंगे तो कितना होगा। हम 1,05,000। ये देखो 1 लाख कितना हो रहा है, 5,000, ये देखो 1,05,000 यहाँ समझा देते क्या हुआ है, 1,05,000 हो गया हम लोग का डेप्रिसिएशन। तो 1,05,000 डेप्रिसिएशन हो गया, ये देखो यहाँ पर क्लियरली बता दिया है, कॉस्ट है 7 लाख, डेप्रिसिएशन है 1,05,000, तो डब्ल्यूडीवी वैल्यू 5,95,000। उस ईयर में हम लोगों ने और कोई भी मशीन नहीं खरीदा, या इन लोगों ने एक टोटल डेप्रिसिएशन का कॉलम किया है। तो टोटल डेप्रिसिएशन का कॉलम अगर तुम लोग को समझना है तो ये देखो, फर्स्ट ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन ओनली 1,05,000। उसके बाद हम लोगों ने मशीन खरीदा जो है, ये इस तरह से किया इन लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने मशीन 2 खरीदा है, ये देखो मशीन 1, उसके बाद मशीन 2 खरीदा है, जो खरीदा है 1 जन 2012। क्वेश्चन में देखोगे तो 1 जन 2012, दैट इज फॉर 1,50,000। अब इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा वही 15% रेट पे, तो मशीन 2 पे लगाओ 1,50,000 के ऊपर 15% कैलकुलेट करो कितना आता है, देखो 1,50,000 इंटू 15%, देखो 22,500 हो रहा है कि नहीं, यस मैम हो रहा है। हो रहा है। और डब्ल्यूडीवी मेथड बोला है तो फिर बचे हुए वैल्यू पे होना चाहिए, तो मशीन 1 का बचा हुआ वैल्यू है 5,95,000। अब इस पे फिर से लगाओ 15%, क्योंकि अभी तो वही रेट चलेगा, 2015 में जाके चेंज होने वाला है एसएलएम, तो अभी डब्ल्यूडीवी पे करना है, तो 5,95,000 पे 15% लगाओ, देखो कितना होता है, 89,250। 89,250। अब उसके बाद 89,250 से हम लोग लेस कर देंगे तो वैल्यू, बचा हुआ वैल्यू आ गया डब्ल्यूडीवी वैल्यू 5,05,750 और 1,27,500। और ये टोटल डिप्रिसिएशन का क्या बात है, 89,250 और 22,500 दोनों का ऐड करो, ये वाला वैल्यू आ जाएगा टोटल डिप्रिसिएशन। अब फिर देखो 2013 आ गया, 2013 फिर इसके ऊपर 15% लगाओ और इसके ऊपर भी 15% लगाओ, क्योंकि फिर 2013 में सिमिलर प्रोसेस से ही हम लोग डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, तो देखो 15% लगा के कितना आता है,
मैम 75,862.5। हाँ 62.5 था, इसीलिए इसे 63 कर दिया गया। और ये वाला देखो 15% लगा के 1,27,500 इंटू 15%। मैम 19,125। हाँ 125 माइनस करके ये WDV वैल्यू आ गया। ये 2013 खत्म हो गया। 2014 में भी हम लोग सेम मेथड से ही लगाएंगे, तो फिर इसके ऊपर 15% लगाओ, क्योंकि हम लोग को बोला है 1/1/2015 से चेंज होगा। चेंज का डेट जो है क्वेश्चन में 1/1/2015 है, और ये लास्ट है, ये लास्ट है WDV मेथड से, क्योंकि ये आ गया 31 दिसंबर 2014। तो फिर इस पे 15% लगा के देख लो कितना आता है। मैम 64,483.5। हाँ तो 0.5 इन लोगों ने हटा दिया। तुम लोग चाहो तो इसे 4 करके कर सकते हो। और ये वाला मैम 16,256.25। हाँ तो 16,256 किया है, तो ये हो गया बचा हुआ वैल्यू, WDV वैल्यू। अब जैसे ही 2014 खत्म हुआ और 1/1/2015 आया, इन लोग के दिमाग में ये आया इस बार जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन तो जैन मतलब 1/1/15 को चार्ज नहीं करेंगे, 31 दिसंबर 15 को करेंगे। लेकिन यहाँ पर ही हम लोग सोच लिए कि इस साल जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इस साल जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो SLM मेथड पे लगाएंगे, सीधा बात है। तो SLM मेथड पे अगर लगाएंगे तो ऑन दैट मोमेंट हम यहाँ पर आने के बाद 11, 12, 13, 14 के बाद 14 पे जब हम लोग पहुंचे, हमारे पास जो मशीन आया उसका वैल्यू हो गया है 3,65,404 और एक मशीन का वैल्यू हो गया 92,119। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया है कि जो एसेट का वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 years फॉर ऑल द एसेट परचेज बिफोर 1/1/15। तो 1/1/15 के आगे कौन सा एसेट खरीदा गया था? 1/1/15 के आगे ये देखो, ये 1/1/12 वाला यानी 1,50,000 और ये 7 लाख। तो हम लोगों ने जो भी कैलकुलेशन किया है 7 लाख और 1,50,000 के लिए किया। इसके लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके लिए एक ही बार कैलकुलेशन करना है, क्योंकि ये खरीदा ही गया है 1 Jan 2015 को। तो इस पे तो डायरेक्ट SLM ही लगा सकते हैं। तो जो मशीन 1/1/15 के पहले 1/1/15 के डिसाइड हुआ ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल है 6 ईयर। अच्छा 1/1/15 के पहले जो खरीदा गया उस पे 6 years होगा, मतलब ये दोनों मशीन पे 6 years और जो बाद में खरीदा गया उस पे 10 years और कोई भी रेसिडुअल वैल्यू नहीं होगा। इसका मतलब ये जो मशीन है इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हो जाएगा 10 years और कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाओ, यानी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप जो नील है डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 20, यानी 2 लाख बाई 10। तो कितना हो जाएगा? 0 0 कट गया 20,000। तो ये मशीन का जो है इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 20,000। और बाकी ये दो मशीन है इसका अभी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 6 years। तो ठीक है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 6 years। तो अभी इन लोगों का वैल्यू तो देख लेते हैं कितना आया है। वैल्यू आया है 3,65,404 और 92,119 वैल्यू हो चुका है यूज होने के बाद। तो और ये हो गया कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो ये डिविजिबल बाय 6 और ये भी डिविजिबल बाय 6। देखो कितना आ रहा है डिविजिबल बाय 6 करके। मैम 60,900.66। हाँ 60,900.66 हटा दिया, इसीलिए 60,900 और 92,000 इसको भी देख लो डिवाइडेड बाय 6 करके। मैम 15,353.16।
तो 15,353। फिर ये जो है ये डेप्रिसिएशन हो गया, और इसमें चेंजेस क्या हुआ, इस पे हम लोगों ने 15% नहीं लगाया क्योंकि हम लोग WDV नहीं कर रहे, इस पे हम लोगों ने 15% नहीं लगाया जैसे लगा रहे थे इन दोनों पे, क्योंकि इस साल जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम लोग SLM मेथड से करेंगे, और इन दोनों मशीन पे डिवाइड 6 करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि जो मशीन 1115 के पहले खरीदा गया था, ऐसा हम लोग के पास दो ही मशीन था, एक 7 लाख वाला और एक कितना एक वैल्यू था 1.5 लाख वाला, तो ये 2012 में परचेस हुआ था, वो 2011 में हुआ था, तो डेप्रिसिएशन इतना हो गया। अब डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू आया ये है देखो 3,04,504 और 76,766। हम लोग को बोला है 2015 का अकाउंट बनाओ, तो जब हम लोग 2015 के लिए अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग के पास ऑलरेडी मशीन जो है उसका ब्रॉड डाउन वैल्यू होगा, दो मशीन का, मशीन 1 और मशीन 2 का ब्रॉड डाउन वैल्यू होगा। मशीन 1 का वैल्यू कितना है 3,04,504 और मशीन 2 का है 76,766। अब चाहो तो तुम लोग इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हो, टू बैलेंस BD और टू बैंक बोल के जो नया मशीन खरीदे हैं उसका वैल्यू लिखेंगे, जो 2015 में खरीदे हैं, दैट इज मशीन का वैल्यू है 2 लाख, इस पे हम लोग 2 लाख लिखेंगे टू बैंक। अब देखो वही किया इन लोगों ने, ये हम मिटा देते, मेरा जो है ये देखो यहाँ पर क्या किया है, टू बैंक 2000 कर, सॉरी 2 लाख कर दिया, जितना का मशीन नया खरीदा है ये परचेज है, और बैलेंस BD जो अभी मैंने बताया जो ओल्ड दो मशीन था उसका वैल्यू जो है वो टोटल करके लिख दिया 3,04,000। ये देखो ये कहाँ से लिखा है, ये तुम लोग टोटल करोगे तो मिल जाएगा 3,04,504 प्लस 15,353, इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये हो गया बाय डेप्रिसिएशन। और ये जो करंट ईयर है इस पे डेप्रिसिएशन कितना कितना हुआ है, करंट ईयर जो इस पे डेप्रिसिएशन हुआ है 60,900, ये दिख रहा है 15,353, ये दोनों ही तो 15 का डेप्रिसिएशन है। और ये जो 12 लाख वाला मशीन था जो 1 जनवरी 2015 को खरीदे थे, इसको डिवाइडेड बाई 10 करना है क्योंकि इस पे 10 साल का है, तो 20,000 सब टोटल कर दिया और माइनस कर दिए तो बचा हुआ वैल्यू मिल गया। तो ये हो गया प्लांट एंड इक्विपमेंट का वैल्यू। अब जब हम लोग क्या किए, जो डेप्रिसिएशन का मेथड है उसको हम लोग चेंज कर दिए, बट ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था, एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होता है, वो एक दूसरा कंसेप्ट होता है, ये नॉर्मल कंसेप्ट था। तो ये था प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर हम लोग इसका मेथड जो है अपने हिसाब से अगर चेंज करते हैं तो समझ में आया? हेलो, तुम लोग अच्छे तरह से करते जाओ क्वेश्चन को, क्योंकि और कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछा करो, क्योंकि हम इसका टेस्ट लेंगे इसके बाद, तब तुम लोग मत बोलना। ओके मैम प्रगति के इस साइड नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए वो आज ज्वाइन नहीं कर पाई। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है।